दीजिए कि क्या हमारी ये बात सही है कि नहीं। चलिए मैं मान के चलता हूं कि क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो देख सकते हैं ये 64वीं बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें ऑप्शन नंबर ए में है अंजीरा, ऑप्शन नंबर बी में है दमसदात, सी में है किली गुल मोहम्मद और डी में है मेहरगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग बता दीजिएगा। तो देखिए भारत में अगर हम पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करते हैं तो ये आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, भारतीय अगर उपमहाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम स्थल मेहरगढ़ में। अब बताइए कि मेहरगढ़ कहाँ है, आप हम लोग को जल्दी बता दीजिए। मेहरगढ़ कहाँ है, हमें जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से ज़्यादा तो क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी में है नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी में है ताम्र पाषाण युग या ऑप्शन नंबर डी में लौह युग। तो बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक कहा जाता है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर ताम्र पाषाण युग की बात करें, यहाँ पे ताम्र पाषाण युग की बात करें तो ताम्र पाषाण युग को ही हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्या? तो हम लोग इसको ही कहते हैं कैल्कोलिथिक युग। क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक युग कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि ताम्र पाषाण काल को ही कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग लगा रहे हैं तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है और जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पा कालीन बोला है, तो सबसे पहले बता दीजिए कि हड़प्पा आखिर है कहाँ। हड़प्पा आखिर है कहाँ। तो हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा मेरे प्यारे साथियों वर्तमान में अगर बात करेंगे हड़प्पा की तो वर्तमान में आप लोगों को जो दिखाई देगा ना वो पाकिस्तान में दिखाई देगा और वो भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आप लोग देखेंगे। देखिए हड़प्पा की बात हमने कहा है, हड़प्पा, तो हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान में भी कहाँ है? तो पाकिस्तान के पंजाब में। पाकिस्तान के पंजाब में, तो इसको याद रखिएगा, पाकिस्तान के पंजाब में है। उसके बाद इससे जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे तो हड़प्पा और रहमन डेयरी भी आप लोग याद रखिएगा। रहमन डेयरी, ठीक है, रहमन डेयरी, ये भी आपको ना पाकिस्तान के पंजाब में ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हड़प्पा भी आपको देखने के लिए मिला है पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब में। और हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग से उपयोग हुआ है, किस रंग का उपयोग होता है, तो इसको आपको बताना है किस रंग का उपयोग हुआ है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि लाल अगर आप लगा रहे हैं तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। देखिए 40वें बीपीएससी 1995 में प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ से याद रखिएगा। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? तो हड़प्पा आपको पाकिस्तान में आपको देखने के लिए मिलेगा और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने के लिए मिलेगा। रहमन डेयरी भी आप लोगों को वहीं देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्या है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से
किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता, देखिए 2017 में 63वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था और वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है ऐतिहासिक काल, बी में है प्राग ऐतिहासिक काल, सी में है उत्तर ऐतिहासिक काल और डी में है आधे ऐतिहासिक काल। तो सिंधु की बात हो रही है और सिंधु यानी सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता को ही मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता बोलिए या इसी को हड़प्पा सभ्यता बोलिए, दोनों बात बराबर है। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों बात इक्वल है। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित सिंधु सभ्यता में से किस युग में पड़ता है सिंधु सभ्यता, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ये जो होता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो हुआ है वो पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया गया था और लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक काल कहलाया। ठीक है, लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड क्या कहलाया? प्राग ऐतिहासिक कालखंड कहलाया। और भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो 2300 बीसी से लेकर 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना गया। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था लेकिन उसको किसी ने पढ़ा ही नहीं आज तक। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि किसी ने पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों को एविडेंसेस मिले, मतलब जो भी हमें मिले लिखे हुए, इस कालखंड में हमें किसी में भी पढ़ने के लिए कोई समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है। तो पढ़ नहीं पाए हम लोग, लिख तो पाए लेकिन पढ़ नहीं पाए, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, हड़प्पा सभ्यता भी उसी का नाम है मेरे प्यारे साथियों। और यहाँ पे नगर नियोजन के लिए जाना जाता था। ठीक है, नगर नियोजन यहाँ यानी शहरी व्यवस्था था। तो पूजा पाठ के लिए तो जाना नहीं गया, ये नहीं हो जाएगा। कला और वास्तुकला के लिए जाना गया लेकिन ऐसा कोई उस तरह का एविडेंसेस नहीं है। लेकिन नगर नियोजन, पक्की ईंट, देखिए पक्की ईंट का हर जगह प्रयोग नहीं हुआ इसमें, लेकिन यहाँ पे नगर नियोजन की अगर बात करेंगे तो नगर नियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नगर नियोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आप लगा रहे हैं सी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता आपको नगर नियोजन ही देखना है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे मेरे प्यारे साथियों। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार देखने के लिए मिलेगा, अन्नागार देखने के लिए मिलेगा और इनकी सतह पर पक्के ईंट भी हैं जो कि देखने के लिए मिलेगा, जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया था। और पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला और उन्नत व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता की बहुत ही बड़ी खूबसूरती थी। तो इन चीजों को भी साथ में फैक्ट्स को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर नियोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया। देखिए एक प्रश्न पूछा गया, किस शहर में मिनी हड़प्पा के नाम से जाना गया? यानी किस शहर को, यहाँ अगर लिखते तो सही होता, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना गया? तो जल्दी से हमें इसका राइट आंसर बता दीजिए, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना गया? तो मेरे प्यारे साथियों मैं बता दूं कि लोथल जो आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ये प्राचीनतम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता जिसको कह सकते हैं, ये दक्षिण शहरों में से एक था जिसे मिनी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए, एक आपको लोथल दिया गया, एक आपको देसलपुर दिया गया, एक आपको सहगौरा दिया गया और एक आपको कोटदीजी दिया गया। तो मेरे प्यारे साथियों जैसा कि मैं बता दूं, लोथल की अगर बात करें तो लोथल आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ? गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। देसलपुर भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। देसलपुर गुजरात में और लोथल भी गुजरात में। सहगौरा आप हमें कमेंट करके बताइए कि सहगौरा कहाँ में है, कोटदीजी कहाँ में है, आप हमें जल्दी से बता दीजिए। कोटदीजी भी आपको गुजरात में ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इन सब में अच्छा लोथल तो मेरे प्यारे साथियों, लोथल और सुरकोटदा, देखिए लोथल और सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा, लोथल और सुरकोटदा की बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों बंदरगाह भी थे। क्या थे? बंदरगाह।
ठीक है, बंदरगाह है। आप सभी लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो मेरे प्यारे साथियों है वो मेसोपोटामिया, हड़प्पा किसके समकालीन है? हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा वर्तमान में आपको पाकिस्तान में है। कहाँ में है? पाकिस्तान में। जी हाँ, हड़प्पा अभी कहाँ में है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के कहाँ? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और मेरे प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन था? ठीक है, तो हड़प्पा जो है ना, तो हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन था? तो ये मेरे प्यारे साथियों मेसोपोटामिया, किसके? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया क्या? मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन, मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन था। तो इतने चीजों को याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर तो हो जाएगा क्या? लोथल बंदरगाह के रूप में जाना, लोथल और सुरकोटदा। तो लोथल और सुरकोटदा दो ऐसे थे। यहाँ पे सुरकोटदा अगर रहता तो भी चलता, सुरकोटदा, लोथल और सुरकोटदा दो ऐसे थे हड़प्पा सभ्यता के जो कि बंदरगाह थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो देखिए ये आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है 67वीं यूपीएससी का 2022 में मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? तो बता दीजिए इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है लोथल, ऑप्शन नंबर बी में है डाबरकोट, ऑप्शन नंबर सी में है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी में है डी में है राखी गढ़ी। तो आप हमें जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल की छोड़ दीजिए, अभी कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा आपको राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ में है? राजस्थान में है। तो देखिएगा कालीबंगा राजस्थान में है। राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी, आप लोग बताइए कि राखी गढ़ी कहाँ में है? राखी गढ़ी, तो बता दीजिए हमें जल्दी से कि राखी गढ़ी कहाँ में है, आप हमें बता दीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों राखी गढ़ी हमें बता दीजिए जल्दी से, अगर किन्हीं को पता होगा। ठीक है, राखी गढ़ी की बात करें तो ये हरियाणा में पड़ेगा और कालीबंगा राजस्थान में। डारवकोट ऐसा कोई हमें साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में। ठीक है, लोथल गुजरात में है। लोथल के साथ साथ सुरकोटदा भी मिलेगा, देसलपुर भी मिलेगा, ये सब के सब गुजरात में मिलेगा। लेकिन यहाँ गुजरात में दिया था और ऑप्शन 4 ही थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, सभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों 9th नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ठीक है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? क्या गंगा घाटी है, यमुना घाटी, नर्मदा है या ताप्ती है? बता दीजिए। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में मानव का सबसे पहले जो साक्ष्य मिला है वो नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नर्मदा नदी के पास ही हथनौरा था। क्या था? हथनौरा। जी हाँ, तो हथनौरा के पास से आपको देखने के लिए मिला है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी प्रथम मानव जीवाश्म भारत के हथनौरा से मिला है, भारत के नर्मदा नदी के हथनौरा से मिला है। ठीक है, और इसकी खोज अरुण सुनकिया ने किया था 1982 में। अच्छा, हथनौरा की इसकी बात करें, नर्मदा घाटी की खोज की तो विष्णु सुनकिया आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, विष्णु सुनकिया नाम क्या याद रखिएगा? विष्णु सुनकिया, विष्णु सुनकिया। और विष्णु सुनकिया मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना है
1982 में इस जीवाश्म ईंधन की खोज किया था, 1982 में। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग लगा रहे हैं तो सही ऑप्शन नंबर सी ही होगा। देख सकते हैं 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुआ है या किस शैली में प्राप्त हुआ है? तो बता दीजिए बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ है? गंधार शैली है, मथुरा शैली है, मौर्य शैली है या गुप्त शैली है? आप हमें इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए कि बुद्ध की प्राचीनतम जो प्रतिमा है वो किस शैली से मिला है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि बुद्ध कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा शैली के तहत बुद्ध और बौद्धिस्टों की बहुसंख्यक मूर्तियों का जो खोज हुआ था वो आपको वहीं से हुआ था। लेकिन इसमें गंधार भी हो जाएगा। देखिए इसमें आपको ना गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों हो जाएंगे, ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ई में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई में आप देखिएगा तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों इसलिए होगा क्योंकि कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बुद्धिस्टों की बहुसंख्यक मूर्तियां आपको देखने के लिए मिले हैं और वहां पे निर्माण भी हुआ है। बीएस अग्रवाल के मतानुसार, बीएस अग्रवाल एक भूगोल वेदा थे और उनका कहना था कि सबसे पहले मथुरा ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया, मथुरा में ही, जहां उनके लिए पर्याप्त आधार था। हिंदसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों एक निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पे कहाँ पे इनका सबसे ज़्यादा किस शैली से प्राप्त हुआ है। तो गंधार शैली और मथुरा शैली दोनों से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ई लगा लीजिएगा यहाँ पे और यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक प्रश्न 11 नंबर में क्या पूछा, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको और पूछा है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होगा कि मगध के बारे में आपको पता होगा, मगध साम्राज्य, जी हाँ। और मगध साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पे इसके जो प्रतापी शासक हुए, हालांकि बहुत सारे हसीन मोर, अगर आप लोग देखिएगा हसीन मोर, ह से क्या हो जाएगा, तो ह से यहाँ पे हर्यक वंश आया है। सबसे पहले कौन आया है, हर्यक वंश आया है। उसके बाद सी से अगर बात करें तो सी से शिशु नाग वंश आया है। ठीक है, सी से शिशु नाग वंश आया है। उसके बाद अगर हम न से देखेंगे तो न से नंद वंश आया है। कौन आया है, न से नंद वंश आया है। ठीक है, और अगर हम मोर की बात करें तो मोर से मेरे प्यारे साथियों यहाँ मौर्य वंश आया है। क्या है, मौर्य वंश आया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, मौर्य वंश आया है यहाँ। तो यहाँ भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना, हालांकि देखिए हर्यक वंश में आप जाइएगा तो हर्यक वंश में मेरे प्यारे साथियों आपको देखने के लिए मिलेगा कौन कौन, तो इसका प्रतापी शासक बिंबिसार देखने के लिए मिलेगा। कौन मिलेगा, बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार, तो इसका प्रतापी शासक बिंबिसार देखने के लिए मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है भारत में। देखिए अब मैं बता दूं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो सबसे प्रतापी हुए, क्योंकि इनके जो समय था वो मगध का विकास बहुत तेजी से हुआ और क्षेत्र भी बढ़ा था। आपको पता है कि अफगानिस्तान तक, हिंद कुश पर्वत तक इनका क्षेत्र बढ़ चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? ठीक है, टेराकोटा का हल आपको बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित एक
देखिए हरियाणा में जब आप जाइएगा तो हरियाणा के एक जिला है और इस जिला का नाम है फतेहाबाद। क्या नाम है? फतेहाबाद। जी हाँ, फतेहाबाद में एक मेरे प्यारे साथियों जगह है और इस जगह का नाम है बनवाली। क्या नाम है? बनवाली। और यहीं से आपको टेराकोटा का हल मिला है। क्या मिला है? टेराकोटा का हल मिला है। तो बनवाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनवाली इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? ये गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। धौलावीरा गुजरात में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा कालीबंगा। ठीक है, लोथल की बात करें तो गुजरात में देखने के लिए मिलेगा लोथल। ठीक है, बनवाली की बात करें तो हरियाणा में, कहाँ? हरियाणा में देखने के लिए मिलेगा। तो इतने फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए निम्न में से किस हड़प्पा नगर, हड़प्पाकालीन नगर में जोते हुए खेत का निशान मिला है? तो देखिए यहाँ पे जोते हुए खेत की बात कर रहे हैं। किसका? जोता हुआ खेत। तो जोता हुआ खेत आपको कालीबंगा से मिला है, कालीबंगा से। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ठीक है, धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा आपको कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो बताइए ये आपको कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के प्रॉपर वे में जगह बताइए। लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में पड़ता है। लेकिन जोते हुए खेत का साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले कालीबंगा में ही मिला। कहाँ में? कालीबंगा में ही मिला। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली, वो तो मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? क्या बोला है? नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए यहाँ पे आर.डी. बनर्जी है, के.एन. दीक्षित हैं, एस.एस. वत्स हैं और स्मिथ भी हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद स्तर पर उत्खनन करवाया था। 1921 की बात है। कब की? 1921 में। और 19 में एक व्यक्ति का नाम था दयाराम। क्या? दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी नाम था। और इन्होंने आपको पता है कि खोद करवाया था। ठीक है, और यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों इस मौके पर जो थे आर.डी. बनर्जी भी थे। आर.डी. बनर्जी थे, ये दीक्षित भी थे, वत्स भी थे, लेकिन ये नहीं थे। तो वी.एन. स्मिथ नहीं थे ऑप्शन नंबर, और नहीं पूछा था तो ये आपको यही राइट आंसर बताना है, वी.एन. स्मिथ। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो आपके ऑप्शन में है मौस्की है, रुद्रदामन है, जूनागढ़ है या हाथी गुफा है। तो मौस्की अभिलेख के बारे में आपसे पूछा गया है कि किस अभिलेख में मौस्की अभिलेख आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से हमें बता दीजिएगा कि किस अभिलेख में मौस्की अभिलेख का वर्णन है। ठीक है, आप हमें जल्दी से इसका कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कलिंग विजय का वर्णन। ठीक है, सॉरी, कलिंग विजय का वर्णन पूछा था मेरे प्यारे साथियों, कलिंग विजय का वर्णन। तो कलिंग विजय का वर्णन जो है वो आपको देखिए, कलिंग विजय का वर्णन जो है वो अशोक के कलिंग विजय का वर्णन 13वें बृहद शिलालेख में मिला है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको अशोक के 13वें अभिलेख, क्या? अशोक के 13वें अभिलेख, ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्योंकि कलिंग विजय की चर्चा जो किया गया है ना, कलिंग विजय की चर्चा, वो कलिंग विजय की चर्चा हुआ है अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से। अशोक के 13वें बृहद शिलालेख, शिलालेख, शिलालेख से। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 16 नंबर। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध, देखिए यहाँ पे गंगा ऑप्शन में दिया है, ब्रह्मपुत्र दिया है, कावेरी दिया है और परुष्णी दिया है। तो बताइए
किस कहाँ पे लड़ा गया है बताइए हमें। दस राजाओं का युद्ध। मैं बता दूं कि दसराग युद्ध भी इसको कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। परुष्णी नदी वर्तमान में रावी नदी को ही कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और उसी के तट पर जिसमें भारत जन के राजा जो थे सुदास और 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। और इस संघ में आर्यों के प्रमुख जो थे 5 लघु जनजातियों का समूह सम्मिलित था, जिसके पुरोहित विश्वामित्र थे। तो ये जो लड़ाई लड़ा गया था ये प्रोशनी नदी के तट पे लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर। सुदर्शन झील की मरम्मत किस राजा ने करवाया था? सुदर्शन झील का मरम्मत किस राजा ने करवाया था? तो बताइए सुदर्शन झील का मरम्मत किस राजा ने करवाया था? ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए आपको पता होगा कि रुद्रदामन का जूना अभिलेख, ठीक है, रुद्रदामन का जूना जो अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख था उसमें आपको इसमें रुद्रदामन का रुद्रदामन में करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदामन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे साथियों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो उपनिषद है, भागवत गीता है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। तो बताइए यहाँ पे गायत्री मंत्र के बारे में मैंने पूछा है। ठीक है, गायत्री मंत्र बता दीजिए। गायत्री मंत्र तो ऋग्वेद अगर आप लोग लगा रहे हैं तो इसका राइट आंसर ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद हो गया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। इसके रचनाकार, अगर रचनाकार के बाद बोलेगा ऋग्वेद के रचनाकार, तो रचनाकार विश्वामित्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विश्वामित्र हो जाएंगे। विश्वामित्र, याद रखिएगा विश्वामित्र इसके रचनाकार हैं ऋग्वेद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, सोम को समर्पित होने वाला मंडल बताइए। तो 9वां मंडल अगर आप लोग लगाइएगा तो सही हो जाएगा, 9वां मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो देखिए ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में मेरे प्यारे साथियों कुल कितने मंडल हैं? तो कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक है, 9वां मंडल की बात करें, 9वें मंडल की, तो देखिए 9वें मंडल के सभी 14 सूक्त सोम को समर्पित बताया गया है, इसलिए आप लोग 9वां मंडल को ही मारिएगा। 19वां मैंने बता दिया है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो किसने किया है आप हमको इसका राइट आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर वैश्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैश्विक। मेरे प्यारे साथियों, वैश्विक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परंपराओं से हुआ, परमाणुओं से हुआ है। ठीक है, इनके अनुसार क्या हुआ है? सृष्टि का निर्माण जो हुआ है ना, सृष्टि का निर्माण, ठीक है, सृष्टि का निर्माण किससे हुआ? परमाणुओं से हुआ है। ठीक है, महर्षि कनाद इस दर्शन के प्रवर्तक है। वैश्विक कनाद, कनाद का नाम याद रखिएगा, कनाद जो थे इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, तो देखिए ये 20 क्वेश्चन थे और आज के इस लाइव सेशन में आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? क्योंकि सबके सब क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइव सेशन में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ।